नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आपकी एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं, जिसका दोस्तों मॉडल पेपर आज का 28 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 28 नंबर का मॉडल पेपर होना है, जिसमें टोटल दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहले मॉडल पेपर में भी आपको देखने मिले इससे पहले जो आए। ठीक है दोस्तों, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के होंगे और 30 क्वेश्चन पर्यावरण के होंगे, जो कि दोस्तों आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे केवल, जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों प्रबल संभावना बनती है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसीलिए हमने दोस्तों इन क्वेश्चन को आपके इस मॉडल पेपर में शामिल किया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन जो है किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। आपको बताना है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो दोस्तों जिस तरीके से, ठीक है, निम्न में से जो गणित में अधिगम निर्योग्यता का जो आकलन है वो जिस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा ही सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है आपका गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। उन्हें निर्देश देना, विचारों का आदान प्रदान, उनसे प्रश्न करने को कहना या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो दोस्तों विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषण का जो अर्थ होता है, ठीक है, याद रखिएगा वो क्या होता है दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना ही विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एल्बर्ट बेंडूरा के हिसाब से आपको बताना है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, आपको अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार यह कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, कि निम्न में से वह कौन सा वाद है जो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद या ज्ञानवाद। तो दोस्तों वो है आपका रचनावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। रचनावाद जो है बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या जीवन यापन पर। दोस्तों सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आर्थिक स्तर का जो प्रभाव वो सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है, बाकी आपके आत्मसम्मान, उच्च संस्थान में प्रवेश और जीवन यापन, इन तीनों ही आपका आर्थिक स्तर का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। ठीक है, सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सीखने की क्षमता पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, तो वो जो गतिविधि दोस्तों वो है आपकी संवाद। ठीक है, संवाद एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास
उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार जिसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, वो है आपके E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह कारक जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है, अर्थपूर्ण संबंध एक ऐसा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करती है? किसमें भी सहायता करती है? दुष्टिता में, समाजीकरण में, आक्रामकता में या मूल्य द्वंद्व में। तो दोस्तों शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि यह सीखने को सुगम बनाती है और सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, सामाजिकरण में भी सहायता करती है। ठीक है, इसलिए शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है दोस्तों लक्ष्य। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रयास एवं त्रुटि में। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से वो कौन सी शब्दावली है जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो वो है दोस्तों आपकी आवश्यकता। ठीक है, निम्न में से वो शब्दावली कौन सी है? वो है दोस्तों आवश्यकता, जो प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आवश्यकता। आपको बताना दोस्तों कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी प्रेरणाएं, भावात्मक प्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं या सुरक्षा उन्मुखी प्रेरणाएं। तो आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सी प्रेरणा है? वो होती हैं दोस्तों आपकी भावात्मक प्रेरणाएं, जो हैं जो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ठीक है, कौन सी प्रेरणा है? भावात्मक प्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा कौशल है निम्नलिखित में से जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सहानुभूति देना। ठीक है, सहानुभूति देना एक ऐसा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो कौन सा बल है? आपको बताना है, अभिप्रेरण है, अध्यवसाय है, संवेग है या वचनबद्धता है। तो दोस्तों वो है आपका अभिप्रेरण। ठीक है, अभिप्रेरण एक ऐसा आंतरिक बल है जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध भी कराता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अभिप्रेरणा आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? दोस्तों सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार में बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है।
बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन की प्रक्रिया, प्रतिधारण की प्रक्रिया, पुनरावृत्ति की प्रक्रिया या सार को दोहराने वाली प्रक्रिया। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित जो अधिगम सिद्धांत है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। उसमें होती है दोस्तों प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। आपको बताना है पारंपरिक तर्कणा के लक्ष्य हैं, आगमनात्मक तर्कणा के लक्ष्य है, निगमनात्मक तर्कणा के लक्ष्य है या वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। तो दोस्तों व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्रकल्पना जो है वो किसके लक्ष्य हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। ठीक है, किसके लक्ष्य हैं? वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं सब। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है वो किसके रूप में जाना जाता है? प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसके रूप में जाना जाता है? वो प्रेरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने में विवश करता है। ठीक है, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं को की समझ को बढ़ाते हैं? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता करने के द्वारा, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिद्धांत चित्र जो है वो किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की जो समझ है वो बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धांत चित्र जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को की समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता ही अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग को, विद्यार्थियों की द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति को की ओर संकेत करता है। आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में जो स्केप फोल्डिंग है वो किसकी ओर संकेत करता है? आपको पता होना चाहिए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? सभी को पता है दोस्तों, अधिगम में जो आकलन है वो किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए होता है। ठीक है, अधिगम में आकलन जो है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। दोस्तों कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, यह आपका संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, संवेगात्मक विकास से संबंधित है यह। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आपको बताना है दोस्तों कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यह स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्न स्तर। आपको बताना है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है सही कथन कौन सा है दोस्तों? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, संस्कृति और भाषा जो है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद करना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीखने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे प्रमुख है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन। ठीक है, जो कि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अनुबंधन। ठीक है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। दोस्तों देखिए, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का जो सदस्य बनाता है यह इस ओर संकेत करता है या प्रतिबिंब करता है, वो करता है दोस्तों आपका प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं की ओर प्रतिबिंब करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा का, अधिगम में अशक्तता का, अधिगम में कठिनाई का या अधिगम में समस्या का। तो दोस्तों एक बच्चे की कॉपी में अगर लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां होती है तो इस प्रकार का जो बच्चा है जो लक्षण प्रदर्शित करता है वो लक्षण होता है दोस्तों अधिगम में अशक्तता का। ठीक है, उसमें किस प्रकार का लक्षण है? अधिगम में अशक्तता के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों कि संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य में सबसे कम ध्यान दिया गया है। दोस्तों वो तथ्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है? अध्ययन को गंभीरपूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय या अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। दोस्तों बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का जो कारण होता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यही बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अब देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण के 30 प्रश्न। तो दोस्तों आज का 31 नंबर क्वेश्चन और पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है, इको डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है? आपको बताना है दोस्तों कि इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास ही इको डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है? कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं विरोध को, सहभागिता को, सहोपकारिता को या अंतरजातीय प्रतियोगिता को। दोस्तों कुछ जंतुओं द्वारा जो प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है वो प्रस्तुत करती है दोस्तों आपकी अंतरजातीय प्रतियोगिता को। ठीक है, इसे प्रदर्शित करती है, अंतरजातीय प्रतियोगिता को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है? आपको बताना है दोस्तों कि पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होती है, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में जो बायोमास का जो उत्पादन दर होती है उसे ही पारिस्थितिक उत्पादकता कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर ही पारिस्थितिकी उत्पादकता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। मांसाहारी प्रायः द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, नेफेतीज कीटभक्षी पौधा है या पादप प्लवक अपघटक होते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कथन आपका सत्य नहीं है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि पादप प्लवक अपघटक होते हैं। यह कथन पूर्ण तरीके से आपका सत्य नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यह किसका कथन है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, रट लीजिएगा। ठीक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सुकरात,
क्रो एवं क्रो, अरस्तु या डार्विन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कथन जो है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये दिया गया दोस्तों अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु के द्वारा यह कथन दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को जो है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीव तथा उसके बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिक कहलाता है। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं। घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। या एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो कथन आपका असत्य है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि घास के मैदान में जीव संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। यह कथन पूर्ण तरीके से आपका असत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी ये कथन आपके सत्य हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रति इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है 200 गुना, 250 गुना, 100 गुना या 150 गुना। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषैला प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रति इसकी जो बद्धता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने गुना होती है आपको याद रखना है, 250 गुना होती है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रतिशतता को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक निचय, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या पारिस्थितिक उत्पादकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रतिशतता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रतिशतता को। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से कौन जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से वह कौन सा है जो जैव तथा अजैव जगत के बीच मध्यस्थ या मीडियम का काम करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या आवास। तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों आपका वियोजक। ठीक है, जो मध्यस्थ का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है। आपको बताना दोस्तों कि सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, मरुस्थलों तथा सवाना में या विषुवत रेखीय वनों में। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों आपकी, याद रखिएगा, विषुवतीय वनों में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय वनों में पाई जाती है। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजीवीय तत्व है? लाइकेन, दीमक, शैली नमक या शैवाल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिक तंत्र का अजीवीय तत्व है वो है दोस्तों आपका शैलीय नमक। ठीक है, शैलीय नमक जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का एक अजीवीय तत्व है। बाकी लाइकेन, दीमक और शैवाल ये तीनों ही आपके जीवीय तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धुएं से आँख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आपको बताना है कि धुएं से आँख में जो जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो होता है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से, क्षेत्र की जनसंख्या से, क्षेत्र के औद्योगिक अवस्थापना से या क्षेत्र को पर्यटन सुविधाओं से। ठीक है, तो दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो किससे संबंधित होती है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से संबंधित होती है एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र है उदी या बोरियल, शीतोष्ण पतझड़, उष्ण आर्द्र वन या घास के मैदान। तो दोस्तों विश्व का सबसे उत्पादक वन ये पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है दोस्तों आपका उष्ण आर्द्र वन। ठीक है, उष्ण आर्द्र वन जो है वो विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका हुआ आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है? 30%, 33%, 46% या 36%? तो दोस्तों पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका हुआ आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र जो है वो है दोस्तों 33%। ठीक है, 33% जो क्षेत्र है वो न्यूनतम वन से ढका हुआ होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिकल इकोलॉजी घोषित किया गया है? VP पॉल, यशपाल, MS स्वामीनाथन या RD मिश्रा? तो वो है दोस्तों आपके MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है? अमोनिया का नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में या ए तथा सी दोनों होते हैं? दोस्तों नाइट्रोजन यौगीकरण जब होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है आपका अमोनिया का नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। ठीक है, अमोनिया का नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अमोनिया? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सबसे प्रमुख गैस होती है वो है दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? सभी को पता है दोस्तों सामाजिक जीवन की जो प्रथम पाठशाला की संज्ञा है निम्नलिखित में से किसे दी जाती है? परिवार को। ठीक है, किसे दी जाती है दोस्तों? परिवार को दी जाती है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में वायु प्रमुख वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, HCFC एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मीथेन है, या कैडमियम तथा मार्श गैस? तो दोस्तों महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु और जितने भी महानगर हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटियों, वहाँ पर जो प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो गैस वायु प्रदूषण के कारण के अंतर्गत नहीं आती है वो है दोस्तों आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो वायु प्रदूषण के कारण, ये बाकी आपकी बी, सी और डी ऑप्शन में जो गैस है मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही आपके वायु प्रदूषण के कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सामान्य प्रशीतत कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गंभीर प्रदूषक है। यह वायुमंडलीय तापमान घटा देता है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ा देता है, वायुमंडलीय ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है या अधिक वर्षा कराता है। दोस्तों सामान्य प्रशीतत्व वाले जो कारक होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, वो एक गंभीर प्रदूषक है। यह क्या करते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय ओजोन परत को O3 को क्षति पहुंचाते हैं। यदि जैवमंडल में से CO को हटा दिए जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता? ये ऑप्शन नंबर सी है, कुछ और लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैवमंडल से यदि CO को हटा दिया जाए, ठीक है, CO को हटा दिया जाए तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे आपके उत्पादक। ठीक है, CO2 है शायद, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 को अगर हटा दिया जाए तो सबसे अधिक जो प्रभावित होंगे दोस्तों वो उत्पादक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूल के प्रभाव से रंध्र खुल जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण तीव्र होता है या रंध्र बंद हो जाते हैं? तो दोस्तों धूल के प्रभाव से रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, धूल के प्रभाव से रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बंद हो जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है? सभी को पता है दोस्तों वो कौन सा है, वो है दोस्तों सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए यह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक टन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पारिस्थितिकीय पदछाप के जो माप की इकाई है वो है दोस्तों आपकी भूमंडलीय हेक्टेयर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूमंडलीय हेक्टेयर ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
विभिन्न जीवों के मध्य स्पर्धा या कंपटीशन का प्रभाव डालती है? पोषण पर, समुदाय विकास पर, आबादी घनत्व पर या उपयुक्त सभी पर। दोस्तों विभिन्न जीवों के मध्य जो स्पर्धा होती है वो किस पर प्रभाव डालती है दोस्तों, याद रखिएगा, वो डालती है आपके पोषण पर भी, सामुदायिक विकास पर भी और आबादी घनत्व पर भी। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। विभिन्न जीवों के मध्य जो स्पर्धा होती है वो पोषण, समुदाय विकास एवं आबादी घनत्व तीनों पर प्रभाव डालती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं परिवेश के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए या स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। तो दोस्तों खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं वो फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। दोस्तों पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो पारस्परिकता संबंध आवश्यक होते हैं वो क्यों होते हैं दोस्तों? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी और प्राकृतिक आपदा, ये तीनों हैं के लिए जो पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे दोस्तों आज का मॉडल पेपर जिसमें हमने आज देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।